इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हमारे जो 3 मेजर एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए 3 नए बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अगर हम बात करें आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड 1860 की, तो इसमें करंट 511 सेक्शंस है। इसको रिप्लेस करने के लिए जो एक्ट आएगा, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, उसमें 356 सेक्शंस होंगे और जिसमें 175 एग्जिस्टिंग सेक्शंस को अमेंड किया गया है। 8 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 22 जो ओल्ड सेक्शंस है उनको रिपील किया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में अभी 484 सेक्शंस है, पर जो इसको रिप्लेस करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता 2023, उसमें 533 सेक्शंस होंगे टोटल। 160 एग्जिस्टिंग सेक्शंस को चेंज किया गया है, 9 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं और 9 एग्जिस्टिंग सेक्शंस को रिपील किया गया है। हमारा थर्ड जो एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें अभी करंट 167 सेक्शंस है। उसको रिप्लेस करने के लिए भारतीय साक्ष्य बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें 170 सेक्शंस होंगे टोटल, जिसमें 23 एग्जिस्टिंग सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया है, 1 न्यू सेक्शन ऐड किया गया है और 5 सेक्शंस को रिपील किया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ में इतना बड़ा चेंज लाने की क्या ज़रूरत है, इस चेंज को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है और इन बिल्स के आने के बाद हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑफेंसेस है, एग्जिस्टिंग लॉज है, उसमें क्या क्या चेंज होंगे और कौन से नए ऑफेंस ऐड होंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए उसको किस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। लेट्स प्रोसीड विद अवर टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज को लाने की ज़रूरत क्यों है। हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो लगभग 100 साल पुराने हैं, तो उसमें काफ़ी सारे आजकल के ऑफेंस को टैकल करने के लिए कोई भी प्रोविज़न मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, एटीएम मशीन से फ्रॉड आजकल एक बहुत कॉमन ऑफेंस है, पर 100 साल पहले जब हमारे क्रिमिनल लॉज फ्रेम हुए थे, उस मोमेंट पे एटीएम मशीन नहीं होती थी, तो एटीएम फ्रॉड को टैकल करने के लिए कोई भी प्रोविज़न या पनिशमेंट उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो नए ऑफेंस है उनके लिए नए तरह की लॉज को लाने के लिए, फॉर एग्जांपल एटीएम फ्रॉड एंड मॉब लिंचिंग, इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए चेंज बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे हमारा जो बड़ा लूप होल है करंट जस्टिस सिस्टम में, वो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले के साथ जस्टिस ग्रांट किया जाता है। एंड यू नो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर ऑफेंस के लिए एक स्ट्रिक्ट लिमिटेशन पीरियड सेट किया जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है हमारे जो करंट कोर्ट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए। और आपको पता है हमारे जो करंट लॉज में फाइन्स या कंपेंसेशन मेंशन है, वो कहीं 10 रुपये और कहीं 50 रुपये उस टाइम के हिसाब से सफिशिएंट कंपेंसेशन मेंशन है, जो आज के टाइम के हिसाब से इनएडिक्वेट कंपेंसेशन है। तो उस कंपेंसेशन और फाइन को अपग्रेड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ जेंडर न्यूट्रल लॉज को फ्रेम करने के लिए। इस चेंज को लाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारी जो 100 साल पुराने क्रिमिनल लॉज हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे फ्रेम हुई थी। ब्रिटिशर्स का लॉज को फ्रेम करने का सिर्फ एक मोटिव था, जिससे वो इंडियंस को मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकें। तो इस थ्योरी को चेंज करने के लिए हमारे जो लॉज हैं वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ हमारी जो लॉज हैं वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग मैक्सिमम पनिशमेंट। इसीलिए हमने कम्युनिटी सर्विस को भी एज अ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है और हमारा जो करंट लीगल सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, उसको पूरी तरह से डीकोलोनाइज करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे 3 नए बिल के आने से करंट लॉज में क्या चेंज होंगे और किस तरह के नए ऑफेंस ऐड होंगे और किस तरह से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है डिलेड जस्टिस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है पुलिस को जिस दिन से कंप्लेंट फाइल हुई है उस दिन से 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होगी। ये मैंडेटरी होगा, बट स्पेशल सिचुएशंस और स्पेशल रीजंस को मेंशन करने के बाद कोर्ट से 90 डेज का एक्स्ट्रा टाइम भी पुलिस को ग्रांट हो सकता है, पर हर हाल में 180 यानी कि 180 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी हर तरह के केस में। जजेस को 3 साल के अंदर यानी कि विद इन 3 इयर्स केस को डिसाइड करना होगा
और हर तरह के ऑफेंस के लिए एक स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट लिमिटेशन पीरियड सेट होगा। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कोड्स को सेटअप करेंगे। टारगेट ये है 2027 तक मैक्सिमम कोड्स को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फॉरेंसिक एविडेंस किस तरह से लेना है, फॉरेंसिक एविडेंस की रेलिवेंसी क्या होगी, इस सब से रिगार्डिंग भी स्पेशल प्रोविजंस नए एक्ट में मेंशन होंगे। और क्राइम सीन पे फॉरेंसिक टीम्स की प्रेजेंस मैंडेटरी की जाएगी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये परमिशन होगी कि वो बायोमेट्रिक स्कैनिंग भी कर सकती है। बायोमेट्रिक स्कैनिंग का मतलब जो आधार कार्ड बनवाते हुए आप सबकी हुई थी। और अगर कोई पर्सन बायोमेट्रिक स्कैनिंग करने में पुलिस को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उस कंडीशन में उसके लिए पैनल प्रोविज़न भी होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो सस्पेक्टेड पर्सन हैं उनके डाटा और प्राइवेसी को भी प्राइवेट रखा जाएगा। और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नार्को पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट नए एक्ट में भी अलाउ नहीं किए गए हैं। वीडियो ट्रायल होगा कोर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टिंग ऑफेंस में क्या चेंज होंगे और कौन से नए ऑफेंस ऐड होंगे। सबसे पहला है मॉब लिंचिंग के ऑफेंस के लिए कैपिटल पनिशमेंट का इंट्रोडक्शन किया गया है। एटीएम फ्रॉड से रिलेटेड नए प्रोविजन मेंशन किए गए हैं। सेक्सुअल असॉल्ट विद माइनर, इस तरह के ऑफेंस में कैपिटल पनिशमेंट के प्रोविजन मेंशन है। अंडर सेक्शन 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल होगा अगर मॉब यानी कि भी डेडली असॉल्ट कर रही है। करंट आईपीसी में सेक्शन नंबर 124A जो सेडिशन से डील करता है उसको रिपील करने की बात कही गई है। बट लॉ कमीशन ने एडवाइस दिया है कि सेडिशन लॉ को रिपील नहीं किया जाए बल्कि जो अल्टरनेटिव पनिशमेंट है उसमें 3 ईयर्स से बढ़ा के 7 ईयर्स कर दिया जाए। नए एक्ट में सेडिशन लॉ को रिपील करके उसी से मिलता जुलता एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है। अंडर सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मर्डर का ऑफेंस मेंशन है और इसमें जो पुराना मर्डर का पनिशमेंट है करंट आईपीसी में वही सेम पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन नंबर 101 सब क्लोज टू भारतीय न्याय संहिता में मर्डर का ऑफेंस मेंशन है और इसके अकॉर्डिंग 5 और मोर पर्सन्स अगर रेस, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, सेक्स, बर्थ प्लेस, लैंग्वेज के बेस पे किसी का मर्डर कमिट करते हैं तो उन सब के लिए डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दिया जाएगा। स्नैचिंग का ऑफेंस भी न्यूली ऐड हुआ है अंडर सेक्शन 302 ऑफ न्यू एक्ट जिसमें 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के प्रोविजन मेंशन है। सेक्शन 109 ऑफ न्यू एक्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी न्यूली ऐड ऑफेंस है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब जब बहुत सारे पर्सन्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लें और वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस हो सारे इलीगल काम करने का, यानी कि सारे क्राइम्स को करने के लिए बहुत सारे पर्सन्स मिलके एक अपनी संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खोलें, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। अंडर सेक्शन 111 टेररिज्म के ऑफेंस को भी न्यूली ऐड किया गया है जिसमें इसकी डेफिनेशन प्लस इससे रिलेटेड पैनल प्रोविजन भी मेंशन है। अंडर सेक्शन 224 अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को रेस्ट्रेन करने के लिए सुसाइड कमिट करेगा तो उस केस में 1 साल तक का पनिशमेंट विद फाइन दिया जा सकता है या कम्युनिटी सर्विस या दोनों पनिशमेंट एक साथ दिए जा सकते हैं। रेप केसेस में जो स्टेटमेंट है वो मैंडेटरी होगा कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। जब भी पुलिस सर्च करेगी तो ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि वो सर्च की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। डिफेमेशन के ऑफेंस में जो करंट आईपीसी में प्रोविजन है पनिशमेंट है वो रिटेन किया गया है प्लस उसमें कम्युनिटी सर्विस के प्रोविजन को भी एज अ पनिशमेंट इंक्लूड किया गया है। अंडर सेक्शन 69 ऑफ न्यू आईपीसी अगर कोई भी मैरिज का फॉल्स प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उस कंडीशन में उसको 10 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। जेंडर न्यूट्रल लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि अभी तक डिग्रेडिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन अंडर करंट आईपीसी सिर्फ मैन कमिट कर सकते हैं बट न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग डिग्रेडिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन का क्राइम वीमेन भी कमिट कर सकती हैं। तो अब इसमें मैन और वीमेन दोनों को पनिशमेंट मिल सकता है, दोनों एक्यूज हो सकते हैं इस तरह के ऑफेंस को करने के लिए। हमारे न्यू एक्ट है उसमें पनिशमेंट की जगह रिफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। छोटे मोटे ऑफेंस जैसे कि शराब पी के हल्ला मचाना के लिए कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा।
अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी सिर्फ लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा, दो हाउस होते हैं। तो किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए सबसे पहले अंडर आर्टिकल 107(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर वो गवर्नमेंट बिल है तो उसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल है तो उसको कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस इंट्रोडक्शन को बोलते हैं बिल की फर्स्ट रीड। सेकेंड स्टेप में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी था। उसके बाद थर्ड स्टेप में बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास रेफर किया जाएगा, जिसका काम होगा 3 मंथ के अंदर जनरल पब्लिक प्लस एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके बिल में जो भी स्क्रूटनी है वो करनी, यानी कि जो भी चेंज होने चाहिए वो सब चेंज सजेस्ट करने। और अगर हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के हाउसेस को बाइंड नहीं करती है, यानी कि पार्लियामेंट के हाउस की विश है वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और जो हमारे क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल है वो 11 अगस्त 2023 को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए जा चुके हैं। अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो इसको बोलते हैं बिल की सेकेंड स्टेज, जिसमें जो प्रॉपर बिल है उसको क्लोज बाय क्लोज डिटेल में रीड किया जाता है। स्टेप 5 की बात करें तो इसको बोलते हैं वोटिंग स्टेज, जिसमें बिल के ऊपर हाउस में वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग में बिल ड्यूली पास हो जाए तो उस कंडीशन में उस बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। स्टेप 7 की बात करेंगे तो जो हमारा दूसरा हाउस है उसमें सारे स्टेज फिर से रिपीट होंगी, यानी कि सेकेंड रीड होगी, वोटिंग होगी, पर उसमें इंट्रोडक्शन स्टेज नहीं होगी। स्टेप 8 की बात करें तो अगर सेकेंड हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, या सेकेंड हाउस ने जिसके पास बिल को रेफर किया गया है 6 मंथ तक बिल को कंसीडर ही नहीं किया, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक की कंडीशन। डेडलॉक की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए अंडर आर्टिकल 108 जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है दोनों हाउस की, जिसको बुलाते हैं प्रेसिडेंट, जिसको प्रेसाइड करते हैं स्पीकर। और जो हमारे डेडलॉक की कंडीशन में 108 के अंडर दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, वो मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं बुलाई जाती। इन दो बिल्स को छोड़ के हर तरह के बिल में ये जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। उसके बाद स्टेप 9 की बात करें तो जब जॉइंट सेशन में वोटिंग के बाद अगर बिल ड्यूली पास हो जाए दोनों हाउसेस से, तो उस कंडीशन में उसको अंडर आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है एसेंट के लिए, और जैसे ही बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, यानी कि अपना एसेंट ग्रांट करते हैं, उस कंडीशन में बिल लॉ बन जाता है। और अभी अगर हम करंट बिल्स की बात करें तो इस पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस हुए हैं, और उसके बाद सेकेंड स्टेप यानी कि इनको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा चुका है। तो अभी हमारे अगर आप जुडिशियरी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप खुद एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो अभी हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा इन बिल को लॉ बनने में, और उसके बाद इसके एग्जीक्यूशन के लिए भी काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे करंट लॉज हैं, करंट 3 एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप अभी उनको ही कंटिन्यू कीजिए। और वैसे भी सीआरपीसी या आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस, पुराने ऑफेंसेस ही सेम रखे गए हैं विद सेम पनिशमेंट, और सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है वो चेंज नहीं किया गया है। तो इसलिए हमारे ये जो करंट लॉज हैं इनको पढ़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, यही हमारे काम आएंगे अगर हम अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहिएगा कि आपको सिर्फ नए लॉज के आने तक वेट करना है, आपको इन्हीं पुराने लॉज को भी अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपका इस बिल से रिलेटेड सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो चुके होंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज वीडियो लेक्चर, और आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो। टेक केयर, बाय बाय।